लोग अलग अलग देश जाते हैं पढ़ाई करने, जॉब करने। इनफैक्ट बाहर से बहुत लोग आते हैं इंडिया पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के अपने प्लांट्स लगाती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, फैक्ट्रीज वगैरह ओपन करती हैं। तो ये सब है क्या एक्चुअली? तो आयरलैंड के साथ ना एक दिक्कत थी। आयरलैंड में जितना भी सामान उगाया जाता था उसका मैक्सिमम हिस्सा ब्रिटेन खरीद लेता था। तो एज अ रिजल्ट वहां के कॉमन लोगों के पास कुछ खाने के लिए बचता नहीं था, खासकर गरीब लोगों के पास। तो गरीबों ने क्या किया, वहां पे बेटा आलू उगाना स्टार्ट किया। जितने भी यूरोपियन पावर्स थे ना, जब ये अफ्रीका आए तो इनके दिमाग में एक सिंपल चीज चल रही थी कि हम अफ्रीका आकर के यहाँ पे माइने बनाएंगे, माइंस करेंगे, बड़े बड़े प्लांटेशन खोलेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे बड़े स्तर पे। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे रहने वाले लोग ना पैसे के लिए काम ही नहीं करते, ठीक है। पैसा इनके जीवन में कुछ इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं था, बिकॉज इनका जितना भी खर्चा पानी था, अपना खाने पीने का नीड्स वो इनके एनिमल से पूरा हो जाता था। भाई मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैकडी का बर्गर खा रहा था, कोल्ड ड्रिंक मिली तो वो भी पी गया भाई। अगर आपने कभी मैकडी का बर्गर खाया है या फिर पिज्जा हट में जाकर के मस्त पिज्जा के मजे लिए हैं, या डोमिनोज जिसका पिज्जा तो भाई हर एक इंसान का कहते हैं ना एकदम हार्ट बीट बन चुका है। और भारत के अंदर देखो दो ऐसे ब्रांड्स है, एक मैकडॉनल्ड्स और दूसरा डोमिनोज, जिसने एकदम दबा करके इंडियंस को जो है एकदम पिज्जा और बर्गर की आदत लगवा दी। और आज कई बार आप देखोगे तो हम लोग फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, एकदम सस्ती बर्थडे पार्टी ट्रीट देनी हो तो सबसे बढ़िया सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑप्शन लगता है कि भैया मैकडॉनल्ड्स जाओ, बढ़िया बर्गर खाओ। हालांकि मैकडॉनल्ड्स के बर्गर भी काफी महंगे हो गए हैं आजकल। अगर मैं बात करूं आप तो आज दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है। यानी पहले के जमाने में, अगर मैं अपने पुराने टाइम्स की बात करूं, जब मैं बहुत छोटा था, स्कूल टाइम में था, तो हमारी मम्मी पास के पड़ोस के मार्केट से जो थी वो बढ़िया डब्बे वाली शर्ट लाके पहनाती थी, मस्त एकदम। और आज देखिए कितने सारे ब्रांड्स मार्केट में आ चुके हैं, है ना। चलिए तो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और स्वागत है आप सबका आपके प्यारे वाले प्लेटफॉर्म यानी फिजिक्स वाला के ऊपर, और आपके अपने प्यारे प्यारे सीरीज के अंदर यानी माइंड मैप सीरीज के अंदर। तो दोस्तों मैं कौन हूं यार? मैं हूं आपका अपना प्यारा, अपना आपका गाइड, आपका होस्ट, आपका गोस्ट, है ना, आपका मेंटोर कुणाल दिस साइड। उम्मीद है आप अच्छे हैं, बढ़िया है, ठीक है। तो मैं आपसे कुछ बातें कर रहा था अभी। अगर आप देखोगे यार आज मार्केट के अंदर कितनी सारी चीजें, आज आप देखोगे कितने सारे फॉरेन ब्रांड्स आपको भारत में दिखाई देते हैं, हमारे कई सारे ब्रांड्स आपको अलग अलग देशों में दिखाई देते हैं। इनफैक्ट इन सब चीजों के अलावा मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो आज आपने देखा होगा लोग अलग अलग देश जाते हैं पढ़ाई करने, जॉब करने। इनफैक्ट बाहर से बहुत लोग आते हैं इंडिया पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के अपने प्लांट्स लगाती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, फैक्ट्रीज वगैरह ओपन करती हैं। तो ये सब है क्या एक्चुअली? अगर आप देखोगे तो इस वजह से आप आज अगर बैठे बैठे आपका कोई दोस्त मान लीजिए यूएस के अंदर रहता है, यूके में रहता है, तो आप उससे फटाफट से कनेक्ट कर सकते हो। कैसे? इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, बहुत आसानी से आप कॉल भी कर सकते हो, बड़ी आसानी से आप मैसेज कर सकते हो। तो आज आप देखोगे कि भैया जो हमारी दुनिया है ये काफी सिकुड़ गई है, काफी छोटी हो चुकी है। एंड इन सबके पीछे सिर्फ एक शब्द है जो आपको इस सबका राज बताएगा, वो है आपका ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, डन। चलिए, तो जब आप ग्लोबलाइजेशन यानी ग्लोबल शब्द की बात करते हैं तो यानी हम बात करें पूरी दुनिया की, और अगर आप देखोगे तो इस ग्लोबल वर्ल्ड को बनने में ना कई सारे साल लगे। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा जबरदस्त है। हालांकि बोर्ड्स के अंदर अगर आप देखोगे सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बहुत ही कम टॉपिक्स आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको पूरा चैप्टर क्विकली रिकॉल कराऊंगा उन सारे बच्चों के लिए जो सीबीएसई से और उन सारे बच्चों के लिए जो सीबीएसई से नहीं है, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग एक जर्नी भी निकलेंगे, आज पढ़ाई करेंगे किसके बारे में बच्चों? नाउ हम बात करेंगे सिल्क रूट्स के बारे में, 19वीं सेंचुरी के बारे में, इंटर और इकोनॉमी के बारे में, ब्रेटन वुड्स के बारे में, और ये सारी चीजें करेंगे हम कम से कम समय के अंदर, ठीक है। तो अगले कुछ मिनट के लिए फटाफट से सारे डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ करके, है ना, जल्दी जल्दी, हाँ, तो सारे डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ करके सारे बच्चे जल्दी से, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैमरामैन फोकस करो भाई, यहाँ पे हम करने जा रहे हैं माइंड मैप। चलो, तो जो भी खाना पीना है सब खा पी लो, और जहां वॉशरूम वगैरह जाना है जाकर के आ जाओ, आकर के बैठ जाओ। अगले कुछ समय तक आपको बिल्कुल भी नहीं उठना है, एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते रहना, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ना। अगर आप देखोगे तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सरल शब्दों में पूछो आपसे तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? कि इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे बड़ी बिना किसी बैरियर के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, जहां पे सामान मूव कर रहा है, टेक्नोलॉजी इधर से उधर जा रही है, और साथ ही साथ जो लोग हैं बेटा वो भी एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करते हैं। और इसके थ्रू क्या होता है? दुनिया के अलग अलग रीजन जो है आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा मान लीजिए एक बड़े मस्त समोसे का दुकान है जिसका नाम है डीके समोसा भंडार, ठीक है। डीके का मतलब है डोगेश, मेरा एक दोस्त है, और के से मतलब कुणाल, तो डोगेश कुणाल समोसा भंडार। अब पहले हमारी ब्रांचें जो थी भारत के अंदर थी, हम लोग सबको समोसा खिलाते थे। हमारा समोसा जो है हमने एक बार सोचा कि क्यों ना यार बाहर जाते हैं, बाहर जाके इंडिया से बेचते हैं, समोसे को पॉपुलर करेंगे। तो हम पहुंच गए युगांडा। तो युगांडा में जाके हमने ब्रांच खोली, वहां के लोगों को समोसा खिलाया, उनको मजा आ गया भाई, क्या बात है। तो हम लोग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो चीजें, नंबर वन
मूवमेंट ऑफ पीपल, यानी मैं कहां गया, यहां से निकल के युगांडा गया, ठीक है, वहां पे मैंने क्या किया, सामान बेचा, सामान क्या था, समोसा था, दैट इज मूवमेंट ऑफ गुड्स, और उससे क्या आया, उससे पैसा आया। अब यहां पे दुकान खोलने के लिए भी तो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे तीन चीजों का मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरे के, नंबर वन लोगों का, दूसरा सामान का, तीसरा पैसे का, और साथ ही साथ जो स्पेशल टेक्नोलॉजी है जिससे मैं समोसे बनाता हूं, एकदम खतरनाक, एकदम तेल में तल तल के मस्त 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 काजू मसाला डाल करके, ठीक है। तो आप क्या देख सकते हो कि बच्चे ग्लोबलाइजेशन आप इसी को कहते हो, दैट इज फ्री फ्लो ऑफ मैन, मटेरियल, टेक्नोलॉजी और पैसा अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे 3000 बीसी की बात करें तो उस जमाने में भी हमारा जो इंडस वाली सिविलाइजेशन थी वेस्ट एशिया से काफी जबरदस्त व्यापार करती थी, कैसे, समुद्र के थ्रू व्यापार, यानी सी ट्रेड हमारे जमाने में बहुत पहले चलती आ रही है। अच्छा, अब अगर हम बात करें बच्चे, पहले के जमाने में जो सी शेल होती है ना, सी शेल, उसको आप कौड़ी कहते हैं, आज भी जिनके अगर आपके घर हैं बेटा, आपके घरों के अंदर खासकर आप देखोगे हिंदुइज्म के अंदर एक बड़ा बड़ा पुराना प्रैक्टिस था कि जब दिवाली आती ना तब हम लोग ऐसे कौड़ी फेंक करके भाग आजमाते हैं, तो एक बड़ा आज भी रिचुअल चलता है, आज थोड़ा थोड़ा कम हो गया, लेकिन अगर अभी भी आप गांव वगैरह में जाएंगे तो आपको सीशल या कौड़ियां दिख जाएंगी, तो इन कौड़ीज को आप एज करेंसी इस्तेमाल किया करते थे उस जमाने के अंदर, ठीक है ना। अब अगर आप देखोगे इसके अलावा भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं जिसके थ्रू देश के अलग अलग, दुनिया के अलग अलग पार्ट्स कनेक्टेड थे। सबसे बेहतरीन एग्जांपल है बेटा आपका सिल्क रूट। देखिए सिल्क रूट से एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके दो चीजों का, नंबर वन आपके व्यापार का, और व्यापार के साथ साथ कल्चरल एक्सचेंजेस का। कल्चरल एक्सचेंज, देखिए कल्चर क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, संस्कृति के अंदर आपके खाने पीने का तरीका, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, आप क्या पहनते हो, आप किस चीज को फॉलो करते हो, क्या आपके कस्टम्स है, ये सारी चीजें आपके कल्चर का पार्ट है। तो जब लोग इन रास्तों के द्वारा व्यापार करने आते थे तो अपने साथ साथ अपनी बहुत सारी चीजें भी लेकर के आते थे, और जिन इलाकों में जाते थे तो डेफिनेट सी बात है अपनी उन चीजों को ट्रांसफर करते थे, लोगों को भी सिखाते थे, ठीक है। तो सिल्क रूट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है प्री मॉडर्न ट्रेड और कल्चरल लिंक्स का बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए सिल्क रूट का नाम सिल्क रूट ही क्यों पड़ा, और कुछ नहीं पड़ा, इसके रीजन बहुत सिंपल है कि इस रास्ते के थ्रू जो सबसे ज्यादा कमोडिटी जिसका व्यापार होता था वो आपकी चाइनीज सिल्क थी, ठीक है। तो चाइनीज सिल्क जो है बेटा इन्हीं रास्तों के थ्रू अलग अलग देशों में गई, तो इस वजह से वहां पे सिल्क रूट्स फेमस हो गए। तो ऐसे कई सारे सिल्क रूट्स जो हैं हिस्टोरियंस ने डिस्कवर किए हैं, जमीन के ऊपर, थ्रू सी हो गया, है ना। चलिए अगर आप देखोगे तो कई सारे सिल्क रूट्स यहां पे डिस्कवर किए गए हैं ओवर लैंड एंड बाय सी। तो इससे क्या होगा, आप देखोगे तो एशिया के अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करते थे यूरोप के साथ, और बहुत सारा सामान जो था यूरोप से एशिया आता था और एशिया से यूरोप जाता था, ठीक है, डन। अब अगर हम बात करें बच्चे फॉर एग्जांपल जो खाना आप खाते हो ना, इस खाने का भी अपना एक इतिहास है। आज जिन फॉर एग्जांपल जिन खानों को हम लोग नॉर्मली जानते हैं, कई जमानों पहले तक हमें इन खानों के बारे में पता भी नहीं था, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे नूडल्स जो थे चाइना से जब वेस्टर्न कंट्रीज में पहुंचे तो स्पेगेटी बन गए। स्पेगेटी क्या होता है, देखो कभी भी आप इटालियन रेस्टोरेंट में जाइएगा, मेरे साथ तो ये हो चुका है, मैं एक बार इटालियन रेस्टोरेंट में गया, मैंने उनसे कहा कि भैया स्पेगेटी पास्ता दे दो, हमने सोचा कि करेंगे खाने के साथ, तो मेन्यू के अंदर वहां स्पेगेटी पास्ता लिखा हुआ था, तो मैंने कहा भैया एक काम करिए बढ़िया एकदम स्पेगेटी पास्ता ले आइए, और हम जो है इटालियन अंदाज में बोले खाने बेला चाओ, हालांकि बेला चाओ इटालियन नहीं है आई गेस, ठीक है। तो बट अपने को वही आ रहा था, तो अपने कहा भैया ले आइए स्पेगेटी पास्ता ले आओ, बेला चाओ, ठीक है। तो मस्त स्पेगेटी पास्ता, हमने कहा ये तो बेवकूफ बना दिया, ये तो नूडल को क्रीम में डाल के दे दिया भाई, बहुत नाइंसाफी है। तो आप देखोगे जब चाइना से नूडल्स कहां पहुंचे वेस्टर्न कंट्रीज में, तो उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, आज से तुम्हारा नाम स्पेगेटी है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्पेगेटी। तो कभी भी इटालियन रेस्टोरेंट कहीं भी जाना कैफे वे के अंदर, तो स्पेगेटी का मतलब अगर आप मांगोगे तो आपको नूडल्स को बढ़िया क्रीम में डाल करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो अपना हिसाब पे खाना तुम, ठीक, डन नाउ। अच्छा, जो अरब ट्रेडर्स थे है ना, वो 5th सेंचुरी के अंदर जो है पास्ता को कहां लेके गए थे, सिसिली में। सिसिली क्या एक जगह है, एक टाउन है, एक शहर है आपके इटली के अंदर, है ना, एक आइलैंड वाला इलाका है सिसिली का अगर हम बात करें। तो अरब ट्रेडर्स जो है पास्ता को वहां इंट्रोड्यूस किए, तब इटली वाले कहते हैं भैया पास्ता पिज्जा सब हमारा है, ठीक है। चलो इनफैक्ट अगर आप देखोगे आज के जमाने में कितने सारे कॉमन चीजें खाते हैं, इनफैक्ट मेरे समोसे में पड़ने वाला आलू, ठीक है, सोया जिसकी सोया चाप बनती है, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, मेज मतलब भुट्टा, है ना, टमाटर, हरा टमाटर, लाल टमाटर, ठीक है, हरी हरी मिर्ची जो कई बार लोगों को लग जाती है, ठीक है, स्वीट पोटैटो, उसको शकरकंद कहते हैं, ठीक है। ये सब तब इंट्रोड्यूस किए गए थे यूरोप के अंदर जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। अमेरिका का मतलब यहाँ पे क्या है, अमेरिका एक कॉन्टिनेंट था, इसको डिस्कवर किया क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अमेरिका एक ऐसा इलाका है जहां पे रहने वाले जो ओरिजिनल लोग थे वहां के, उनको रेड इंडियंस भी कहा जाता है कई बार। तो ये सारे खाने उनको पता थे, और जब उनको डिस्कवर किया गया तब इनके जो खाने थे दुनिया के अलग अलग शहरों में, तो लोग के अलग अलग पार्ट्स में भी पॉपुलर होने स्टार्ट हो गए, डन। चलिए अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, आपको यहाँ पे आपको बताता हूं, देखिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक कहानी आती है यहाँ पे आयरलैंड के साथ में, एक बड़ी मजेदार बात है। तो आपको पता चलेगा यार कि अभी क्या है कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे आयरलैंड की, तो आयरलैंड के साथ ना एक दिक्कत थी, आयरलैंड में जितना भी सामान उगाया जाता था उसका मैक्सिमम हिस्सा ब्रिटेन खरीद लेता था। तो एज अ रिजल्ट वहां के कॉमन लोगों के पास कुछ खाने के लिए बचता नहीं था, खास गरीब लोगों के पास। तो गरीबों ने क्या किया, वहां पे बेटा आलू उगाना स्टार्ट किया। अब ये आलू पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए कि इनके पास कुछ और खाने के लिए बचा ही नहीं, ठीक है, बिकॉज आलू इजिली उग जाता है और आराम से खा सकते हैं।
अब क्या होता है, एक बार के आलू में बीमारी लग जाती है, इसका नाम था पोटैटो ब्लाइट। तो पोटैटो ब्लाइट में क्या होता है, जो आलू का जो फसल है पूरा खराब हो जाता है। अब इतना बर्बाद हो जाता है फसल की कुछ खाने के लिए बचता ही नहीं है। एज ए रिजल्ट आप देखोगे कि एकदम खतरनाक संख्या में जो है आयरलैंड के लोग मर भी गए थे और कई लोग आयरलैंड छोड़ के भाग भी गए थे। तो ये बताता है यार कि किस तरीके से एक क्रॉप, एक सब्जी भी किसी का जीवन बदल सकती है और जीवन और मौत का फैसला कर सकती है ना। चलिए आइए आगे बात करते हैं बच्चे, कॉन्क्वेस्ट, डिसीजन, ट्रेड। अच्छा इंपॉर्टेंट बात देखिएगा यहाँ पे, बहुत सिंपल है। अभी क्या है कि 19वीं शताब्दी में ना वर्ल्ड जो थोड़ा थोड़ा बिखरा बिखरा था, अभी थोड़ा सिमटना स्टार्ट हो गया। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, पहले क्या हुआ करता था, यूरोपियन पावर्स को बहुत सारे दुनिया के हिस्से पता ही नहीं थे। अब इन्होंने क्या किया कि दुनिया के अलग अलग हिस्से पता लगाने के लिए अपने लोगों को जहाज पे, पानी के जहाज पे भेजना स्टार्ट किया कि आप जाइए भैया, पानी के जहाज पे चढ़ के जाइए, यानी शिप पे जाइए और अलग अलग इलाकों को फाउंड आउट करिए। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो पहले के जमाने में जो पेरू है, पेरू आपका साउथ अमेरिकन वाले इलाके में, और मेक्सिको है, वहां से प्रेशियस मेटल्स जो थे यूरोपियन ट्रेड को फाइनेंस करते थे, है ना। तो यूरोपियंस इतने चालाक थे, जब इन्होंने अमेरिका को डिस्कवर कर लिया तो यहाँ के इनको एक बात तो समझ में आ गई कि यार यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा है और इन्हीं मिनरल्स का उपयोग करके बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यार, क्योंकि वहां के अमेरिका के लोग इतने स्ट्रांग तो थे नहीं, है ना, क्योंकि उनके वो बहुत जमाने से पूरे वर्ल्ड से कटे हुए थे, आइसोलेटेड थे, तो उनको बाहर की दुनिया का आइडिया नहीं था। और ये यूरोपियन जो चोर है हमारे, यूरोपियन चोर आप समझ ही गए, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, डच लोग हो गए, तो इन लोग ने क्या किया, अपनी पावर का, अपने पैसे का फायदा उठा करके अमेरिका के ऊपर कब्जा जमा लिया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि वहां के जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके उससे पैसे कमा के अपना व्यापार चला रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो साउथ अमेरिका साइड पे एक सोने का शहर है, यानी कह लीजिए केजीएफ, एल्डोराडो। ठीक है, एल्डोराडो में सिटी ऑफ गोल्ड, ऐसा ना एक कहानियों में बड़ा फेमस हो गया, तो कई सारे लोग जो है उस एल्डोराडो को ढूंढने निकल गए। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात है यार, कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। देखिए बहुत सिंपल है, जो आपके स्पेनिश और पुर्तगाली लोग थे, स्पेनिश एंड पुर्तगीज, ठीक है, ये लोग बड़े खतरनाक थे। ठीक है, अब इनको लगा कि यार अमेरिका को कब्जा करने के लिए जरूरी है कि वहां की पॉपुलेशन को या तो मार दो और या तो उनको भगा दो। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि इनको एक बात का डर था कि अगर हम वेपन्स लेके जाएंगे और गोली बारूद से उनको मारने का ट्राई करेंगे तो हो सकता है वो लोग छीन करके हमारे वेपन्स हमारे पे इस्तेमाल करते हैं। सोचो तुम स्पेनिश आदमी हो, पुर्तगाली आदमी हो, तुम जाके क्या कर रहे हो, अमेरिका वाले को गोली से मारो, बम से उड़ा देंगे। ठीक है, तो सामने वाला कहता बेटा बम फेंक के दिखाओ, इधर बम फेंका, तुमने पकड़ लिया, कहता हम इधर से ट्रेनिंग लेकर आए हैं बढ़िया जगह से, और तुमको उल्टा फेंक के चला दिया। तो अभी यार इस बात का टेंशन है। ठीक है, कि इनको लगता था यार हो सकता है कि जिसको आप कॉलोनाइज करने जा रहे हो, जिस पे कब्जा करने जा रहे हो, वो आपका वेपन छीन करके आप ही पे अटैक कर दे। तो इन्होंने एक नया ऑल्टरनेटिव निकाला, इन्होंने क्या किया, बायोलॉजिकल वॉरफेयर स्टार्ट किया। ठीक है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर का मतलब है, ये लोग क्या करते थे, स्मॉल पॉक्स करके एक बीमारी होती है, उसमें क्या होता है, बड़े बड़े फोड़े निकल आते हैं, बड़े बड़े दाने निकल आते हैं बॉडी पे और बहुत पेनफुल होते हैं, इंसान मर भी जाता है। तो ये लोग क्या करते थे, अपने साथ एक इन्फेक्टेड आदमी कैरी करते थे जिसमें स्मॉल पॉक्स का वायरस है। अब क्या है कि स्मॉल पॉक्स के वायरस से अमेरिका वाले तो अनजान है, बिकॉज उतने टाइम से दुनिया से कटे हुए थे, तो उनको पता ही नहीं कि इस वायरस से कैसे डील करना है। तो ये लोग इतने नालायक थे, स्पेनिश पुर्तगीज, ये ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन को वहां छोड़ देते थे। एज अ रिजल्ट पूरे मतलब बीमारी फैल जाती थी बहुत बड़े लेवल पे, कहां पे, वहां के लोकल लोगों में, और जब बीमारी से लोग मर जाते थे तो उनकी डेड बॉडी साफ करके, एरिया को साफ करके ये लोग बढ़िया वहां पे कब्जा जमा लेते थे। तो ये था बायोलॉजिकल वॉरफेयर। ये कहते थे कि बिना एक गोली चलाए हम यहाँ पे बैटल जीत गए। ठीक है डन, चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों फटाफट से। नाउ अब आता है 19वीं शताब्दी का समय। देखिए 19वीं शताब्दी का मतलब है साल 1800 से लेकर के 1900 के बीच का जो टाइम पीरियड है, दैट इज योर 19th सेंचुरी। ठीक है, अब अगर आप 19वीं शताब्दी के समय की बात करेंगे, वो टाइम है जब दुनिया आपकी काफी ज्यादा बदल रही है, यानी लोग जो है एक जगह से दूसरे के जा रहे हैं काम की तलाश में, है ना, पैसा जो है एक जगह से दूसरे के इन्वेस्ट हो रहा है, व्यापार जो है कई सारे देशों के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे तीन तरीके के जो ट्रेड है, तीन तरीके के जो फ्लो है, यहाँ पे इकोनॉमिस्ट इसको आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर वन, फ्लो ऑफ ट्रेड। फ्लो ऑफ ट्रेड का मतलब डेफिनेट सी बात है कि जो सामान वगैरह जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में व्यापार किया जा रहा है, ट्रेडिंग किया जा रहा है। दूसरा है फ्लो ऑफ लेबर, यानी काम करने के लिए लोग जो है काम की तलाश में अलग अलग जगहों में जा रहे हैं, देश के, दुनिया के। ठीक है, और थर्ड है मूवमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर लंदन में एक कंपनी बैठी हुई है, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रही है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉन्टिनेंट्स के बीच में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बीच में पैसा भी ट्रैवल कर रहा है, लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं और सामान भी ट्रैवल कर रहा है। तो इस तीन तरीके के फ्लोज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में क्वेश्चन कई बार आता है कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ फ्लोज आइडेंटिफाइड बाय द इकोनॉमिस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए नाउ, और अगर आप देखोगे तीनों के तीनों फ्लोज आपस में काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। आइए आगे बात करते हैं बच्चों फटाफट से। अच्छा, अब बात करेंगे हम लोग यहाँ 19वीं शताब्दी की ब्रिटेन की। देखिए 19वीं शताब्दी की अगर हम बात करें ब्रिटेन में, तो सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड का मतलब था कि यहाँ पे डेफिनेट सी बात है, देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ब्रिटेन के साथ, कि ब्रिटेन के अंदर दिक्कत क्या है कि यहाँ पे ना खाने का काफी डिमांड है। ब्रिटेन का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, अब पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगा तो डेफिनेट सी बात है खाने का डिमांड बढ़ेगा। जिस इंसान के पास पैसा है यार, वो तो खाना खरीद सकता है, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा,
बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे। तो अभी आप देखोगे तो ब्रिटेन अपने खाने की डिमांड्स को पूरा करने के लिए बाहर से चीजों को इंपोर्ट करता था, खाना मंगाता था, ठीक है। लेकिन खाना मंगाने का नुकसान ये है कि बेटा जो वहां के लोकल किसान है, लोकल फार्मर्स है, उनका सामान कौन खरीदेगा फिर, है ना, क्योंकि इंपोर्टेड सामान कंपैरेटिवली काफी सस्ता है, जनता मैनेज कर ले रही है, और जो लोकल फार्मर किसान सामान उगा रहा है वो काफी महंगा है। तो एज ए रिजल्ट जो लोकल आदमी है वो बहुत परेशान है, लोकल किसान बहुत परेशान है, उसका सामान बिक ही नहीं रहा। तो अभी वो क्या करेगा, सरकार पे डेफिनेट सी बात है प्रेशर बनाएगा, है ना। चलिए आइए बढ़ते हैं बच्चों। तो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, जब पॉपुलेशन बढ़ी ब्रिटेन में तो डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स बढ़ गया, है ना। नाउ डन। अब क्या हुआ, मैंने आपको ये कंडीशन बताया कि जो लोकल किसान है बहुत ज्यादा परेशान है बिकॉज उसका सामान नहीं बिक रहा। तो ये क्या करता है, ये वहां की सरकार पे प्रेशर बनाता है कि भैया हम लोग अपनी जमींदारी क्या करें भाई, बेच दें क्या, सिंपल सी बात है। तो ये क्या करते हैं, वहां की सरकार पे प्रेशर बनाते हैं कि आप जो बाहर से कॉर्न मतलब भुट्टा इंपोर्ट करते हो उसका इंपोर्ट आप बंद कर दीजिए, ठीक है। तो सरकार पे इन्होंने प्रेशर बनाया और सरकार ने जो था इंपोर्ट ऑफ कॉर्न पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी। इसको आप कॉर्न लॉस कहते हैं, ठीक है। कॉर्न लॉस मतलब वो कानून जिसने कॉर्न मतलब भुट्टे के इंपोर्ट पे जो है रोक लगा दी। अब देखिए इससे क्या हुआ कि लोकल प्रोड्यूसर यानी लोकल किसान को तो फायदा हुआ, बिकॉज अभी ऑब्वियसली बात है जब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो वो कितने भी दाम पे आप सामान बेचो, लोकल किसान कितने भी दाम पे बेचेंगे उनको खरीदना पड़ेगा। तो ऐसे क्या हुआ, जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो नॉर्मल पीपल थे, उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत गलत हो रहा है ना, आप किसान को प्रमोट करने के लिए हमारी बैंड बजाए जा रहे हो, क्या ना, क्योंकि हमको बहुत महंगा खाना खरीदना पड़ रहा है, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। तो इससे क्या हुआ कि इस डिसीजन से, कॉर्न लॉस की वजह से क्या होता है बेटा, कॉर्न लॉस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो कॉर्न लॉस वाले डिसीजन से क्या होता है कि यहां की जनता ब्रिटेन की बहुत गुस्सा हो जाती है। अब ये भी सरकार पे प्रेशर बनाती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको दोबारा ये रेस्ट्रिक्शन हटाना पड़ेगा। तो इनके प्रेशर में आके सरकार क्या करती है, दोबारा से रेस्ट्रिक्शन हटा देती है और बड़ी फ्रीली जो है कॉर्न के साथ साथ और भी चीजें यहां पे आने लगती हैं ब्रिटेन के अंदर इंपोर्ट होकर। इंपोर्ट का मतलब होता है जब आप किसी और जगह से कोई सामान खरीदते हो, ठीक है। नाउ अब अगर आप देखोगे जब सरकार ने दोबारा से इंपोर्ट स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेट सी बात है लोकल किसान का तो बहुत नुकसान है। तो ऐसे में किसान ने कहा कि भैया ये दुनिया, ये गलियां, ये चौबारा यहां आना ना दोबारा। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि किसान ने कहा जब हमको कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो हम यहां रुक के करेंगे क्या। एज ए रिजल्ट आप देखोगे लोग यहां से माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आफ्टर द कॉर्न लॉस और स्क्रैप जितना भी इंपोर्टेड फूड था वो काफी सस्ते तरीके से, बड़ी आसानी तरीके से आप खाना मंगा सकते हो बाहर से, ठीक है ना। अगर आप देखोगे मिड 19th सेंचुरी से जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी बढ़ गया तो लोगों का इनकम भी बढ़ गया, लोग काम कर रहे थे, फिक्स इनकम आ रही थी, फिक्स सैलरी आ रही थी। तो लोगों का जब इनकम बढ़ना स्टार्ट किया तो लोगों ने क्या किया, और टाइप के फूड्स को डिमांड किया, तो जो बड़ी आसानी से बाहर से इंपोर्ट किया जा सकता था, ठीक है ना। अच्छा अगर आप देखोगे तो यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन का जितना डिमांड बढ़ता जा रहा है ना, तो इस डिमांड को पूरा करने वाला कोई होना चाहिए। मैंने आपको अभी क्या बताया, जो ब्रिटेन के किसान थे वो तो अपनी जमीनें छोड़ के भाग गए कई केसेस में, कुछ लोग शहरों में चले गए, फैक्ट्रियों में काम करने, कुछ लोग देश छोड़ के चले गए, बिकॉज उनको क्लियरली पता है कि एग्रीकल्चर में कोई बेनिफिट हो नहीं रहा। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो ब्रिटेन की जनसंख्या भी बढ़ रही है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है, तो लोग ज्यादा खाना डिमांड कर रहे हैं। अब इस खाने की डिमांड को पूरा करने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो एज अ रिजल्ट आप देखते हो कि ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है यहाँ पे जमीनों को यानी जंगल काट करके खेती बाड़ी एक्सपैंड की जाती है, ठीक है। और फिर क्या होता है बच्चों, यहां पे फूड प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जाता है टू मीट द ब्रिटिश डिमांड। आप देख सकते हैं करीब 50 मिलियन लोग जो है यूरोप से माइग्रेट किए थे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 19th सेंचुरी में, ठीक है। तो क्लियरली आप देख पा रहे हो कि नंबर 1 फ्लो ऑफ ट्रेड, यहां पे क्या हो रहा है कि डिमांड किसका है, डिमांड ब्रिटेन का है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आगे कौन आ रहा है, ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। क्यों आगे आ रहा है, बिकॉज ये पूरा करेगा तो उनको पैसे मिलेंगे, डेफिनेट सी बात है, हर कोई ग्रो करना चाहता है, ठीक है, डन। अब अगर आप देखेंगे जो रेलवेज हैं, स्टीम शिप्स है, टेलीग्राफ सर्विसेज है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस थे जिन्होंने उस जमाने को बिल्कुल बदल के रख दिया, ठीक है। जब आगे देखोगे जब नई टेक्नोलॉजी आई, खासकर रेफ्रिजरेटेड चिप्स की बात करें, देखो ये एग्जांपल बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन आता है। देखो होता क्या था, पहले एक जमाने में जो मीट था ना बड़ा महंगा मिलता था, मीट मतलब जो जानवरों को मार के उसका फ्लैश खाया जाता है ना। तो अच्छा इधर ये लोग क्या खाते हैं, काऊ बफलो का मीट ज्यादा खाते थे, यूरोप का ये बहुत फैक्ट है, ठीक है। तो क्या होता था पहले जमाने में जो एनिमल्स होते थे ना उनको जिंदा शिप पे लाद के भेज दिया जाता था। मान लीजिए अमेरिका, न्यूजीलैंड वगैरह से जानवरों को, गांव को, बफलो को डायरेक्ट ऐसे जिंदा शिप में लाद दिया और लाद करके भेज दिया कहां, यूरोप में। अब 3-4 महीने बाद जब ये यूरोप पहुंचते थे किसी देश में वहां के, तो क्या होता था कि आधे से ज्यादा तो गाय भैंसे बीमार हो जाती थी, ठीक है, कुछ ऑन द स्पॉट मर जाती थी। तो मान के चलिए अगर 500 गाय भैंसों को वहां बांध के भेजा है शिप के ऊपर, तो बाय द टाइम ये यूरोप में कहीं पहुंचती थी जहां इनको जाना है, इनका नंबर सिर्फ 200-250 ही बचता था, ठीक है। रीजन क्या है कि आधी रास्ते में मर गई बिकॉज वेदर कंडीशन सुटेबल नहीं है, आधी बीमार पड़ गई, कुछ इतना अनफिट हो गई, इनका वेट लूज हो गया तो उनको खाने लायक नहीं बची। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि मीट ना बहुत महंगा बिकता था, ठीक है।
नाउ अब क्या होता है जब रेफ्रिजरेटेड चिप्स आई, देखिए रेफ्रिजरेटेड चिप्स क्या होती है, आपने कभी देखा होगा आपके घर के अंदर फ्रिज लगा होगा, फ्रिज के अंदर ऊपर का कंपार्टमेंट होता है जहां बर्फ जमी होती है, तो कोई भी ऐसा सामान जो बहुत जल्दी खराब हो सकता है आप उसको वहां डाल देते हो। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस प्रकार की चिप्स बना ली गई। अब बहुत सिंपल है यार कि यहाँ पे पहले जो मीट था वो पहले ही काट लिया जाता था, काट करके इसको रेफ्रिजरेट कर देते थे जिससे खराब नहीं होता था, और फाइनली जब जहां पे इसको भेजना होता था वहां आराम से 2-3 महीने में पहुंचता था। अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि भाई नंबर वन कि आप ज्यादा क्वांटिटी में मीट पहुंचा सकते हो, एज ए रिजल्ट मीट का दाम गिर गया, और अभी यूरोप का जो गरीब आदमी है वो भी जो है मीट आसानी से खा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इट वाज कट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और फिर वहां से जो है इसको शिप करते थे इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन फॉर्म। ठीक है, फ्रोजन मतलब जमे हुए फॉर्म में, और अब आप देख सकते हो बड़ी आसानी से गरीब आदमी भी यहाँ पे मीट खा सकता है। पहले क्या था, मीट की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी और अभी जो है एकदम से बढ़ गई, तो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे आपको दिखता है। ठीक है, चलिए अगर आप देखेंगे तो दुनिया में देखिए जब किसी चीज के लिए, किसी के लिए कोई चीज पॉजिटिव हो सकती है तो किसी और इंसान के लिए कोई चीज नेगेटिव भी हो सकती है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं रेंडर पेस्ट यानी कैटल प्लेग की। कैटल प्लेग क्या एक तरीके का बीमारी है, ठीक है, तो ये अफ्रीका के अंदर बहुत तेजी से फैला था। रेंडर पेस्ट क्या है, फास्ट स्प्रेडिंग कैटल प्लेग है, प्लेग मतलब बीमारी है जो कि 1890s 1880s के अंदर जो है यहाँ पे अफ्रीका में फैला था। अभी कैसे आया था एक्चुअली, क्या अगर आप देखोगे तो अफ्रीका को जितने बड़े बड़े पावर्स है इनको सिंपल सी बात बता दी कि यार अफ्रीका के अंदर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, मिनरल्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जितने भी बड़े बड़े पावर थे आपकी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बर्लिन में मिलकर के बढ़िया से जो है एकदम अफ्रीका को अपने बीच में बांट लिया। ठीक है, अपने बीच में पूरा बांट लिया अफ्रीका को कि ये भाई ये पार्ट तेरा, ये पार्ट तेरा, ये पार्ट तेरा, ये पार्ट तेरा है ऐसा। तो ऐसे में क्या होता है कि एक बार जो आपका एरिट्रिया वाला इलाका है ईस्ट अफ्रीका में, यहां पे इटालियन सोल्जर्स इन्वेट कर रहे होते हैं इसको कैप्चर करने के लिए, और इनको लगती भूख। ठीक है, तो इनको खिलाने के लिए क्या होता है, ब्रिटिश एशिया वाला जो पार्ट था वहां से गाय भैंस मंगाई जाती है। अब जो गाय भैंस वगैरह आती हैं बेटा, इनकी जो कैटल आप कह सकते हो इनको, ठीक है, तो इनमें ऑलरेडी बीमारी है और इनसे जो है बीमारी जो है अफ्रीका का जितने भी गाय भैंसे इनके फैल जाती है। डन। तो एंटरिंग अफ्रीका इन द ईस्ट, रेंडर प्रेस एकदम आग की तरह फैला था भाई, अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट में 1892 तक पहुंच गया था, और जो केप है अफ्रीका का जो सदर्न मोस्ट टिप है, सबसे निचला इलाका है, वहां पे लगभग 5 साल के अंदर इसने तबाही मचा दी थी। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 90% यहां पे कैटल जो है ना बेटा मर जाता है बिकॉज ऑफ रेंडर पेस्ट वाला डिसीज। ठीक है ना, अगर आप देखोगे तो अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, अगर ये रेंडर प्रेस किस तरीके से लाइफ चेंजिंग था ये देखो, समझने वाली बात है। क्या था कि जब जितने भी यूरोपियन पावर्स थे ना, जब ये अफ्रीका आए तो इनके दिमाग में एक सिंपल चीज चल रही थी कि हम अफ्रीका आकर के यहाँ पे माइने बनाएंगे, माइंस करेंगे, बड़े बड़े प्लांटेशन खोलेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे बड़े स्तर पे। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे रहने वाले लोग ना पैसे के लिए काम ही नहीं करते। ठीक है, पैसा इनके जीवन में कुछ इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं था, बिकॉज इनका जितना भी खर्चा पानी था, अपना खाने पीने का नीड्स वो इनके एनिमल से पूरा हो जाता था। ठीक है, तो उनको एज ए रिजल्ट पैसे की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब दिक्कत यह है कि जब यहाँ पे आपके जितने भी यूरोपियन पावर्स आए, जब उन्होंने लेबर ढूंढना स्टार्ट किया तो इन्होंने काम करने से मना कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है यार, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना इनको काम करवाने के लिए। तो यहां पे अगर आप देखोगे बच्चे, तो जो आपके यूरोपियंस है वो नए नए टैक्टिक्स अपनाते हैं। फॉर एग्जांपल यूरोपियंस ने क्या किया, यहाँ पे जो आपके इनहेरिटेंस राइट्स है उसको चेंज कर दिया। पहले क्या होता था कि मान लीजिए अफ्रीकन फैमिली के अंदर अगर 5 लोग रहते हैं तो उनकी जो जमीन है वो 5 को बिलोंग करती है। ठीक है, अभी यूरोपियंस ने क्या किया, इस रूल को चेंज करके कहा कि अगर 5 मेंबर्स हैं एक फैमिली के अंदर तो जमीन का अधिकार सिर्फ एक आदमी रख सकता है, और अल्टीमेटली बाकी 4 लोगों को काम करना पड़ेगा। जबरदस्ती के टैक्सेस यहां पे लगा दिए, जिसको आप सिर्फ पैसे में ही पे कर सकते हो, जब पैसा कमाओगे तभी तो काम करोगे। और जब ये रेंडर पेस्ट की डिसीज आई तो उसने आप कह सकते हो जो बची कुची जो वेल्थ थी अफ्रीकन की उसको खत्म कर दिया। एज ए रिजल्ट जो हमारे अफ्रीकन से बेटा, वहां के जो ट्राइब्स थे, जो आदिवासी लोग थे, उनको मजबूरी में यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ा, काम करना पड़ा, किसके लिए, यूरोपियंस के लिए। ठीक है, मजदूरी करनी पड़ी, और कई केसेस में तो ये लोग फ्री में मजदूरी भी करवाते थे। ठीक है, डन। चलिए अब बात करते हैं 19th सेंचुरी कॉलोनिज्म की। देखिए यहां पे व्यापार जो है, डेफिनेट सी बात है, व्यापार भी बढ़ रहा है, मार्केट्स भी एक्सपैंड हो रहे हैं, है ना, और यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट और एशियन अफ्रीका। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूरोपियन पावर्स ने एशिया और अफ्रीका के अंदर बहुत सारे इलाकों पे अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे बेल्जियम और जर्मनी नए नए कॉलोनियल पावर्स बने थे, यूएस भी कॉलोनियल पावर बन गया था। ठीक है, 1890s के अंदर, है ना, जो पहले स्पेन के पास कुछ टेरिटरीज थे, इराके थे, अभी यूएस के पास आ गए थे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप एक बहुत ही क्लियर फैक्टर है कि यहाँ पे जितने भी यूरोपियन पावर्स हैं इन्होंने एशिया और अफ्रीका के अलग अलग इलाकों पे कब्जा करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम नए नए कॉलोनियल पावर्स बने। कॉलोनियल मतलब कि इन्होंने दूसरे इलाकों पे कब्जा करके अपना राज्य स्टैब्लिश कर लिया। ठीक है ना, अब अगर देखेंगे तो इस पूरे प्रोसेस का एक बड़ा गंदा साइड ये भी है, एक डार्क साइड ये भी है बच्चे, कि बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में नो डाउट कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स है आपका बढ़ता गया। ठीक है,
इससे कई सारे पार्ट्स कनेक्टेड होते गए, लेकिन इसके चलते इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट ये भी है कि इसके चलते बहुत सारे ऐसे प्रथाएं, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स आ गए समाज के अंदर जिसने लोगों को काफी गलत तरीके से इंपैक्ट किया। ठीक है, इसमें से एक आता है आपका इंडेंचर लेबर माइग्रेशन। इंडेंचर लेबर क्या होता है? देखिए बहुत सिंपल है। इंडेंचर लेबर का होता है मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर। ठीक है, तो आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लेबर हायर किया, मैंने आपसे कहा कि भैया 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और आपको जो है इस पर्टिकुलर देश में काम करने जाना है। ठीक है, और 5 साल बाद आप अपने देश वापस आ सकते हो। अब इसमें क्या नहीं बताया मैंने आपको, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि वर्किंग कंडीशंस बहुत गंदे हैं, आपको टॉर्चर किया जा सकता है, आपकी मार पिटाई हो सकती है और कोई श्योरिटी नहीं कि आप 5 साल बाद वापस आओगे भी कि नहीं। ठीक है, इनफैक्ट आप देखोगे तो इस तरीके के सिस्टम को हम कहते थे इंडेंचर्ड लेबर, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एग्रीमेंट साइन करके जो है आदमी काम करने जा रहा है किसी और देश के अंदर कुछ सालों के लिए। ठीक है, नाउ इंडेंचर्ड लेबर क्या है? बॉन्डेड लेबर है अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एम्प्लॉयर। ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, और उसके बाद हो सकता है या ये घर वापस आ जाए या किसी और नए देश चले जाए काम करने। तो 19वीं शताब्दी में देखोगे बहुत सारे इंडियन और चाइनीज लेबर जो थे ना, अलग अलग देशों के अलग अलग हिस्से में, देशों के अलग अलग पार्ट्स में काम करने के लिए गए प्लांटेशन के ऊपर। प्लांटेशन हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा यार कि बड़े से इलाके में जब आप सिंगल क्रॉप प्लांट करते हो उसको आप प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, माइंस के अंदर, रोड्स एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन में, तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इंडियंस और चाइनीज यहां पे वर्क करने गए थे। ठीक है, तो यहां पे इनको रिक्रूट कौन करता था? कुछ एजेंट्स होते थे, एजेंट्स को कमीशन मिलता था यहां पे लेबर हायर करने का। अब एजेंट्स क्या थे? झूठ बातें दिखाते थे, फटाफट फालतू की बातें बताते थे। कहते थे यार वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छा है, तुम राजा की तरह रहोगे, बहुत पैसे कमाओगे, कुछ साल बाद लैम्बोर्गिनी एकदम मस्त BMW में घूमोगे। तो इस तरीके के फालतू के सपने दिखा देते थे लेबर्स को। और कई बार आप देखोगे तो लेबर्स के ऊपर भी ऑलरेडी बहुत कर्जा होता था। कई ऐसे किसान है जिनका एग्रीकल्चर ठीक नहीं चल रहा है, उन पे कर्जे से लदे हुए हैं या उनको कोई मारने के लिए ढूंढ रहा है, तो ऐसी चीजों से बचने के लिए भी ये लोग कई बार इंडेंचर्ड लेबर में के लिए एग्री कर देते थे। ठीक है, तो इनफैक्ट अगर आप पता चलोगे, आप देखोगे कि जब ये प्लांटेशन में पहुंचते थे तब इनको पता चलता था यार कि इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा था 4-4 महीने बिल्कुल जानवरों जैसे इनको शिप पे बांध करके ले जाते थे। कई बार जब मान लीजिए कोई इंसान मान नहीं रहा है यहाँ पे इंडेंचर्ड लेबर ज्वाइन करने के लिए, तो कई बार एजेंट क्या करते थे? उसको किडनैप करके ले जाते थे। सोचो कितना बुरा है, तुम मस्त भेलपुड़ी खा रहे हो, तुमको कोई आया किडनैप करके ले गया, सुबह जो तुम काम कर रहे हो, तो अपने आप में कितनी बड़ी नाइंसाफी है ना। तो इस तरीके की चीजें हालांकि बहुत ज्यादा थी। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे बच्चों, तो जब ये लोग, आपने देखा होगा कि वेस्ट इंडीज टीम के अंदर कई सारे नाम आपको दिखते होंगे जिनका नाम बड़ा इंडियन साउंड करता है ना। इनफैक्ट एक जबरदस्त ऑथर है VS नाइपॉल, है ना, तो इनका भी ओरिजिन जो है ना, इनके फोरफादर वगैरह कुछ ऐसे ही हैं। आपने याद होगा पावर शेयरिंग चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कुछ इंडियन तमिल्स थे। तो इंडियन तमिल्स कौन से है? ये वही लोग थे जो भारत से आपके श्रीलंका चले गए थे वहां पे काम करने के लिए। तो मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु के इलाके के जो लोग थे या तो श्रीलंका गए थे, मलाया गए थे काम करने। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डन। चलो, अब अगर आप आगे बात करोगे तो इन लोगों ने अपने जीने का ना कई सारा तरीका निकाल लिया था, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अगर आप देखोगे ऑब्वियस सी बात है, लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे काम करने आ रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी लाइफ बहुत खराब थी। तो आप देखेंगे कि इनके जब कल्चर मिक्स हुए तो कुछ नया निकल के आया। फॉर एग्जाम्पल चटनी म्यूजिक, जो कॉम्बिनेशन है आपका भोजपुरी म्यूजिक और कैरिबियन म्यूजिक का, है ना। इसके बाद आप देखोगे तो मुहर्रम का एक जुलूस निकलता था, वो कार्निवल में कन्वर्ट हो गया जिसको आप होसे कहते हैं। तो ऐसे इन्होंने अपना जीने के लिए ना कई सारे ऐसे रास्ते निकाल लिए। हालांकि हमारे नेशनल लीडर्स ने इसका बड़ा ऑपोजिशन किया, तो एज अ रिजल्ट 1921 के अंदर जो है इसको अबॉलिश कर दिया गया था। तो कई बार इंडेंचर्ड लेबर को आप न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं हमारे भारतीय एंटरप्रेन्योर्स की। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यूरोपियंस को सपोर्ट करने वाले तो बहुत है, लेकिन भारतीय फार्मर्स को सपोर्ट करने वाले कौन है? तो यहां पे आते हैं हमारे इंडियन बैंकर्स। फॉर एग्जांपल नाटू कोटाई चेटियार और आपका ये टायर शिकारीपुरी शॉप्स, जो हमारे एग्रीकल्चर, जो खासकर ऐसे किसान जो बाहर मार्केट में बेचते थे सामान, इंटरनेशनल मार्केट में जो व्यापार करते थे, इनको फाइनेंस करने का काम कौन करते थे? हमारे इस तरीके के इंडियन बिजनेसमैन। ठीक है, डन। अब अगर आप देखेंगे तो इंडियन ट्रेडर्स, अच्छा इनके पास पैसा कहां से आता था? नंबर 1, इनके खुद के बिजनेस थे, या तो उससे पैसा लेते थे या फिर इनको यूरोपियन बैंक बड़ी आसानी से लोन दे देते थे, बिकॉज ये लोग काफी अमीर लोग थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स थे, मनी लेंडर्स मतलब जो ब्याज पे पैसा देता है, ठीक है, उन्होंने भी यूरोपियन पावर्स को अफ्रीका में फॉलो किया। इनफैक्ट फॉर एग्जाम्पल हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स है ना, ये यूरोपियन कॉलोनीज के आगे भी गए थे कई सारे देशों में अपना बिजनेस डेवलप करने। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब इंग्लैंड में आया ना बेटा, तो इसने कई बार जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था इंग्लैंड और इंडिया के बीच, इसको बिल्कुल चेंज कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे इंडियन हैंडीक्राफ्ट, जो इंडियन एग्रीकल्चर है, इसको ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। ब्रिटिश इतने नालायक थे, पहले क्या था कि इंडिया से जो फिनिश प्रोडक्ट्स होता था ना, फाइनल प्रोडक्ट, वो बाहर एक्सपोर्ट होता था, वो बाहर बिकता था। लेकिन अगर आप देखोगे ब्रिटेन के अंदर ना भारतीय प्रोडक्ट से बहुत जबरदस्त कंपटीशन था। तो जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज डेवलप होनी स्टार्ट की, तो उन्होंने अपनी सरकार पे प्रेशर बनाया कि आप भारतीय प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट रोकिए, अगर आप नहीं रोकेंगे तो हमारा सामान तो बिकेगा नहीं। और उन्होंने ये भी प्रेशर बनाया कि हमारा जो सामान है उसको आप इंडियन मार्केट्स में जाके बेचिए। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे इंडिया से जो फिनिश प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है
है वो कम हो गया, लेकिन इंडिया से जो कच्चा माल है, कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल है, इसका एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो इतने चालाक थे लोग, क्या करते थे, इंडिया से कच्चा माल खरीदते थे, रॉ मटेरियल खरीदते थे, उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते थे और वापस महंगे दामों पर इंडिया में बेचते थे। ठीक है, तो इतने चालाक टाइप के लोग हैं। तो इन्होंने क्या किया, इंडियन इंडस्ट्रीज को एकदम खत्म ही कर दिया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है ना, अब अगर आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स का ना इंडिया के साथ एक ट्रेड सरप्लस था। ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है कि मान लीजिए ब्रिटेन ने भारत से 2000 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, और ब्रिटेन ने भारत को 10,000 रुपए का सामान बेचा, तो अगर आप 10 - 2 करोगे तो ब्रिटेन का प्रॉफिट कितना यार, 8,000 रुपए। ठीक है, और ये 8,000 रुपए का इस्तेमाल करके ब्रिटेन जितने भी खर्चे होते हैं उसको मैनेज करता है। भारत के एक्सटर्नल डेब्ट्स हो गए, यानी भारत के नाम पे जो कर्जे लिए वो हो गए, ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स की सैलरी हो गई, उनकी पेंशन हो गई, उनका सारा मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, इसको आप होम चार्जेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे खर्चों को मैनेज करने के लिए ब्रिटेन क्या करता था, पैसा इंडिया से निकालता था। तो इंडिया से खरीद कम रुपए का रहा है और बेच ज्यादा रुपए का रहा है। तो मैंने आपको एग्जांपल एक समझाया यहाँ पे कि मान लीजिए भारत को उसने सामान बेचा 10,000 रुपए का और खरीदा मात्र 2,000 रुपए का, तो आप दोनों की वैल्यू को माइनस करें, कितना है आपके पास, 8,000। तो ये 8,000 क्या है, ब्रिटेन का एक्स्ट्रा अमाउंट है जो ब्रिटेन कमा रहा है इंडिया के साथ ट्रेड करके। ठीक है, और इनफैक्ट अगर आप देखोगे कई बार ब्रिटेन के ना कई सारे अलग अलग देशों पे उधारी थी, है ना, ब्रिटेन ने उधार पे सामान लेकर रखा था। तो एज अ रिजल्ट आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि ब्रिटेन ये उधारी भी किससे चुकाता था, इस पैसे से जो भारत के साथ एक्स्ट्रा पैसे कमा रहा है व्यापार करके। इसको कई बार आप मल्टीलेटरल सेटलमेंट का नाम भी देते हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे ओपियम एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, ओपियम क्या होता है, अफीम होता है, उससे क्या बनता है, कई बार ड्रग वगैरह बनता है, ठीक है, कई बार मेडिसिन में भी यूज होता है। तो ओपियम की अगर आप बात करोगे तो चाइना में ओपियम का डिमांड बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो ये लोग इतने नालायक थे ब्रिटिशर्स, के लोग क्या करते थे, भारत में अफीम उगाते थे, ओपियम उगाते थे और चाइना को बेच देते थे और बदले में चाइना से प्रोडक्ट्स खरीद लेते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रिटेन भारत का इस्तेमाल करके ना बहुत जबरदस्त व्यापार कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, तो ये कहानी हुई। अच्छा, अब क्या आता है, बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को आप मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर भी कहते हैं। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम चीजें जो इस्तेमाल की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर वो फैक्ट्री के अंदर बनी थी। ठीक है, और इसने अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल दुनिया का पूरा रुख बदल के रख दिया। राइट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे 1914 से 1918, मेनली जो है यूरोप में लड़ी गई थी, लेकिन यूरोपियन पावर्स ने जिन इलाकों पर कब्जा किया हुआ था वहां पर भी इसका इंपैक्ट आपको फील करने को मिलता है। दैट इज वाई इसको वर्ल्ड वॉर भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे एक साइड पे आपके अलाइड पावर्स थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, बाद में यूएस आ गया था 1917 में जब रशिया ने बैकआउट कर दिया था। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन के चलते, और ऑपोजिट साइड पे आपके सेंट्रल पावर्स थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन टर्की। ठीक है ना, अच्छा एक और चीज अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर कहते हैं, इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पे मशीन गन, टैंक, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स, ये जितना भी सब कुछ बना था सब फैक्ट्रीज के अंदर बना था, इंडस्ट्रीज में बना था। अगर आप स्केल ऑफ डेथ की बात करोगे तो 9 मिलियन यानी 90 लाख लोग यहाँ पे मारे गए थे, 20 मिलियन इंजर्ड हो गए थे, है ना। आप सोच भी नहीं सकते यार, इससे पहले जो लड़ाइयां होती थी उसमें इतना लेवल का डिस्ट्रक्शन नहीं होता था जितना लेवल का डिस्ट्रक्शन इस वॉर में हुआ था। ठीक है, तो वॉर में एक चीज फायदा हुआ, फायदा सबसे ज्यादा किसको हुआ, यूएस को। अगर आपको याद हो तो वॉर लगभग खत्म हुई है 1918 1919 के बीच में, और यूएस की एंट्री हुई है वर्ल्ड वॉर 1 में 1917 में। अगर कोई ऐसा देश था जिसको सबसे कम नुकसान हुआ था तो वो यूएस था। यूएस क्या था, पहले खुद सबसे उधार मांगता था, अभी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना यूएस ने खुद पैसा उधार देना स्टार्ट कर दिया। तो यूएस मांगने वाले से देने वाला बन गया, यानी डेप्टर से क्रेडिटर बन गया। ठीक है, अच्छा अब अगर आप देखिए पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी, पोस्ट वॉर रिकवरी कैसे, देखिए इकोनॉमिक रिकवरी, आप जितनी भी कंट्री यहाँ पे वर्ल्ड वॉर लड़ रही हैं सबकी इकोनॉमी की बैंड बजी। रीजन क्या है कि आप उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ लड़ाई पे फोकस कर रहे हो, बाकी सारी इंडस्ट्रीज की तो आप ठप पड़ी हुई है। तो जब पैसा आ तो रहा नहीं, पैसा आपका जा रहा है। तो अभी क्या है, जब वॉर खत्म हुई तो सबसे पहला मोटिव यही था कि किस तरीके से इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। ठीक है, अब आप देखिएगा तो ब्रिटेन की हालत इतनी बुरी हो गई यार कि वॉर से पहले जो उसका इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डोमिनेंस बना हुआ था वो भी वॉर के बाद खत्म हो गया। ठीक है, आप ध्यान से देखिए बच्चे, तो ब्रिटेन जब प्रीऑक्यूपाइड था वॉर के साथ तो इंडस्ट्रीज आनी स्टार्ट हो गई, कहां पे, इंडिया और जापान के अंदर। और जापान ने एक तरीके से कह सकते हो ब्रिटेन का बिल्कुल इंटरनेशनल पोजीशन खींच लिया था मार्केट के अंदर। ठीक है, तो वॉर, अच्छा एक चीज और है बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था ना तब भारत के अंदर जो इंडस्ट्रीज है ना उनको बहुत बेनिफिट हुआ। क्यों, बिकॉज यहां पे क्या है, एकदम से डिमांड बढ़ गया। अब वॉर के अंदर आपको बहुत सारी चीज चाहिए, बम चाहिए, गोले चाहिए, हथियार चाहिए, प्लस आर्मी यूनिफॉर्म चाहिए, टेंट चाहिए, जूते चाहिए, घोड़े के ऊपर बैठने वाला चाहिए। तो ये सारी चीजें कौन बनाएगा, सारी चीजें इंडस्ट्रीज बनाएंगी। जब ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थी तो ब्रिटेन किसकी तरफ आता है, भारत की तरफ। भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को बोलते हैं कि एक काम करिए आप हमारे लिए जो है सामान बनाइए, हम आपको पैसे देंगे। तो इससे फायदा किसका हो रहा है यार, इंडियन इंडस्ट्रीज का। तो वॉर के टाइम पे आप कह सकते हो कि इकोनॉमी जो है ना यहाँ पे बूम भी मार रही है। ठीक है, डन, दैट इज टू लार्ज इंक्रीज इन डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जब वॉर आपका एंड हो गया, जब वॉर खत्म हो गया तो डेफिनेटली बात है डिमांड भी फॉल कर जाएगी। तो अभी जिन फैक्ट्रीज ने एक्सेसिव वर्कर हायर कर लिए थे उनको फायर कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। तो एज ए रिजल्ट वॉर के बाद आप देख सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, बेरोजगारी वगैरह जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं राइज ऑफ मास प्रोडक्शन कंजम्पशन। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो यूएस का रिकवरी था बहुत ज्यादा बेटर था, बहुत जल्दी था। इसका एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जाता है आपके मास प्रोडक्शन को। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है जब बड़ी संख्या में किसी चीज को आप बनाते हो, है ना। तो पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन, जिस आदमी ने इस आइडिया को स्टार्ट किया था उसको हम हेनरी फोर्ड कहते हैं। फोर्ड की गाड़ियां आती हैं आज भी, आपको पता होगा।
तो असेंबली लाइन मेथड, असेंबली लाइन क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपने क्या किया है, एक ऐसा पट्टा जैसा है, उस पर पार्टिकल्स आते जा रहे हैं और आप अरेंज करते जा रहे हो फटाफट से, ठीक है, इसको कहते हैं असेंबली लाइन मेथड। तो अगर आप देखोगे हेनरी फोर्ड ने ये बुचर हाउस में देखा था जहां मीट कटता है, तो इस मेथड को इसने कार बनाने में अप्लाई किया और ये मेथड जो है इनफैक्ट आप कह सकते हो बहुत ज्यादा हिट हो गया। अच्छा, मास प्रोडक्शन ने क्या किया, नंबर वन, जब आप क्वांटिटी में सामान बनाते हो तो सामान को जो दाम होता है बेटा वो गिर जाता है, तो एज अ रिजल्ट आप देखो कि सामान का दाम गिर गया, तो लोग अभी ज्यादा इसको कंज्यूम कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। डन। एक चीज और थी, जब ये मेथड हेनरी फोर्ड ने अपनी फैक्ट्री में लगाया था, लोगों ने इसको ऑब्जेक्ट किया, ठीक है, कि हम इतना काम नहीं करेंगे। अब यहां हेनरी फोर्ड ने दिमाग लगाया, हेनरी फोर्ड ने क्या कहा कि मैं आपकी वेजेस को बढ़ा देता हूं। तो जब पैसा बढ़ा दिया तो लोग खुशी खुशी काम करने लगे, बट इसके साथ साथ इसने वर्किंग आवर्स को बढ़ा दिया। तो यहाँ पे हेनरी फोर्ड का बड़ा जो आइडिया बड़ा इंटेलिजेंट माना गया और सबके आप कह सकते हो धीरे धीरे पूरे यूरोप में पॉपुलर हो गया, ठीक है ना। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जब लोगों की इनकम स्टेबल हुई, जब लोगों के पास पैसे आने लगे, साथ ही साथ जो बैंक्स तो यूएस के बहुत आसानी से लोन दे रहे थे, तो अभी लोगों ने क्या किया, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे बहुत सारा सामान खरीदना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल होम लोन ले लिया है ना, आपका रेफ्रिजरेटर वगैरह खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए लोन ले लिया। तो अभी लोग जो है ना लोन के ऊपर बहुत सारा सामान खरीद रहे हैं, राइट। अब अगर क्या होता है कि लोगों ने जरूरत से ज्यादा कंजम्पशन कर दिया। अच्छा, अब ये एक ऐसा टाइम है जब आप देख सकते हो जब वर्ल्ड वॉर वन चला था, तो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे जो मैक्सिमम कंट्रीज पहले अनाज उगाते थे उनका ठप पड़ा हुआ था सब एग्रीकल्चर वगैरह, बिकॉज वो लड़ाई लड़े थे। तो ऐसे केसेस में ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यूएस हो गया, इन्होंने वर्ल्ड मार्केट का जो अनाज का डिमांड था उसको सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ के जो किसान थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आपके यूएस वगैरह के, इनको लगा यार कि इनका डिमांड ऐसे ही बढ़ता रहेगा, तो इन्होंने जरूरत से ज्यादा यहाँ पे अनाज उगा दिया। लेकिन जब वॉर खत्म हुई, दोबारा से पुराने प्रोड्यूसर्स वापस आए मार्केट में, तो मार्केट में अनाज इतना ज्यादा हो गया और खरीदने वाले कम। तो एज अ रिजल्ट क्या है कि डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो जो अनाज का दाम है यहाँ पे गिर जाता है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे फार्मर को नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है और यहां से शुरुआत होती है आपके ग्रेट डिप्रेशन की, ठीक है, डन। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो जो यूएस के बैंक्स थे उन्होंने क्या किया था, कई सारे कंट्रीज को लोन दिया हुआ था, शॉर्ट टर्म लोन। फॉर एग्जांपल हिटलर में आपने जर्मनी वाले केस में पढ़ा होगा कि जर्मनी को भी यूएस ने शॉर्ट टर्म लोन दिया हुआ था। अब क्या है कि और इसके अलावा जो वहां की पब्लिक है, यूएस की पब्लिक, उसने भी कई सारी चीजों में लोन लिया हुआ था। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो लोगों ने लोन लेकर के पैसा जो है बैंक से उधार लेकर के शेयर मार्केट में भी लगा दिया। तो जब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लोगों को कमाई हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। जब लोगों को लॉस होना स्टार्ट हुआ, जब बैंक को पैसा वापस नहीं आया, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, लोग पैनिक होने लगे, लोगों को लगा उनका पैसा ना खत्म हो जाए, तो लोगों ने क्या किया, शेयर मार्केट वगैरह से पैसा एक साथ निकालना स्टार्ट कर दिया। एज अ रिजल्ट शेयर मार्केट धड़ाम से बोल गई, क्रैश कर गई आपकी, ठीक है। एंड यहां पे स्टार्ट होती है आपकी ग्रेट डिप्रेशन। तो यहां पे जो यूएस के बैंक थे उन्होंने कहा कि भैया जो हमने पैसा दिया हमको वापस लाओ। तो एज अ रिजल्ट जितने कंट्री यूएस पर डिपेंडेंट थे उनकी हालत भी खराब हो गए, राइट बच्चों। चलिए, तो मार्केट क्रैश हो गया 1929, दैट लेड टू द फेलियर ऑफ बैंक्स। अगर आप देखोगे 1933 में करीब 4000 बैंक्स बंद हो गए थे और 29 से 32 के बीच में करीब 1,10,000 कंपनियां यहां पे कोलैप्स कर गई थी। इसी को कहते हैं ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और जितने कंट्री यूएस पर डिपेंडेंट थे वो सारे के सारे इसका शिकार बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या भारत पे इंपैक्ट पड़ा था? जी हां, भारत पे बिल्कुल इंपैक्ट पड़ा था। इंडिया को खासकर ऐसे किसान जो कि एक्सपोर्ट करते थे, सामान एक्सपोर्ट मतलब इंटरनेशनल मार्केट में सामान बेचते थे, उनकी हालत सबसे बुरी थी। अगर आपको याद हो जब गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया था तो उसमें जाट और पाटीदार ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। क्यों? बिकॉज वो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर करते थे, यानी बाहर इंटरनेशनल मार्केट में सामान बेचते थे। और जब इंटरनेशनल मार्केट में एग्रीकल्चर सामान का दाम गिर गया तो इनको बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। हालांकि अगर आप शहरों की बात करोगे तो शहरों में जिनकी इनकम फिक्स थी ना बेटा, उनको ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, बिकॉज उनके लिए तो सामान उल्टा सस्ता हो गया। तो आप कह सकते हो उनके हालात ठीक थे। जूट प्रोड्यूसर्स की बात करें, जूट प्रोड्यूसर्स ने जो था जरूरत से ज्यादा लोन ले लिया था इस होप में कि इनका प्रोडक्शन और बढ़ेगा, लेकिन जब मार्केट कोलैप्स हुई तो ये जो है लोन से एकदम दब गए, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे बड़ी संख्या में लोग जो थे गांवों से शहरों की तरफ जाने लगे, ठीक है, डन। चलिए आगे बात करते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे फटाफट से बच्चों। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था आपका ना, ये 2 डेकेड्स बाद होता है, लगभग 20 साल बाद होता है वर्ल्ड वॉर वन के एंड होने के बाद, ठीक है। किसके बीच में पावर लड़ा गया था? 2 पावर ब्लॉक्स यहाँ पे, एक्सिस और एलाइड पावर्स। एक्सिस पावर्स में आता है आपका नाजी जर्मनी, जापान और इटली। एलाइड पावर्स में आता है ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन और आपका यूएस, ठीक है। एक बार दोबारा से जो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन है बहुत ज्यादा है, 60 मिलियन पीपल या लगभग 3% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है बेटा यहाँ पे खत्म हो गई थी, है ना। ऐसा माना जाता है ये मर गए थे ऑलमोस्ट, ठीक है। 2 क्रूशियल लेसन्स यहां पे जो लोगों ने सीखे। नंबर 1 कि फर्स्ट वाज कि यूएस जो है ना, यूएस और यूएसएसआर, ये 2 बड़ी सुपर पावर्स निकल आई आपके वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि सोवियत यूनियन का जो डोमिनेंस है ना बेटा, वो भी आपके वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज यहां पे लोग सीखते हैं वो ये है कि मास प्रोडक्शन करने से काम नहीं बनेगा। जब तक लोगों के पास पैसा नहीं होगा जेब में, वो लोग चीजों को कंज्यूम नहीं करेंगे। तो कंज्यूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है यार, जब वॉर खत्म हो जाती है तो आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की क्या होता है, कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, एक मीटिंग बुलाई जाती है, कहां पे? ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूएस के अंदर। और वहां पे इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जाती है जिसको आप ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जानते हो, ठीक है। चलिए,
और ये क्यों किया गया था? ताकि एक स्टेबल इकोनॉमी यहाँ पे बनाई जा सके। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जो कि ब्रिटेन वुड्स के अंदर न्यू हैम्पशायर यूएसए में हुई थी। इस वजह से इसको हम ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे दो इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए गए, नंबर 1 आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा आईबीआरडी है जिसको आप वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आईएमएफ का सिंपल एजेंडा यही था कि जितने भी इसके मेंबर नेशंस हैं उसका किस तरीके से उनकी इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए, किस तरीके से उनके ट्रेड या व्यापार को संभाला जाए, ठीक है। और आईबीआरडी इसको वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हो, इसका सिंपल सा मतलब था कि किस तरीके से जहां पे फाइनेंशियल एक्टिविटीज में मदद करनी है, पैसा वगैरह ट्रांसफर करना है, वो किस तरीके से इसके मेंबर नेशंस को दिया जाए। मेंबर नेशंस का मतलब यहां पे बहुत सिंपल है, खासकर वो देश जो यहां पे वर्ल्ड वॉर्स के अंदर इन्वॉल्व थे, तो उनकी इकोनॉमी को कैसे दोबारा स्टेबल करना है, यही इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो कई बार आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को हम ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस को स्टार्ट किया था 1947 के अंदर, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, अच्छा ब्रिटेन वुड्स सिस्टम की एक बात खास है यार कि यहां पे ना ये फिक्स एक्सचेंज रेट पे था। फिक्स एक्सचेंज रेट मतलब यहां पे डॉलर को भी गोल्ड के अगेंस्ट फिक्स कर दिया गया था, ठीक है। कि हमारा बहुत सिंपल सी बात है कि डॉलर को यहां पे फिक्स कर दिया गया कि भैया इतना डॉलर दोगे तो इतना गोल्ड मिलेगा आपको, ठीक है। लगभग एक रेट फिक्स कर दिया। तो फिक्स एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए डॉलर रुपए की बात करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, फिक्स कर दिया कि $1 इक्वल टू 50 रुपया। अब चाहे मार्केट ऊपर से नीचे हो जाए लेकिन ये चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये बेसिक से बात है, इसको हम कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो अभी नेशनल करेंसीज को यहां पे अमेरिकन डॉलर के रिस्पेक्ट में फिक्स कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पे एक चीज और थी, ये अब आपके सवाल मन में सवाल आएगा सर यूएससी क्यों, यूएस डॉलर ही क्यों, कोई और करेंसी क्यों नहीं। अगर आप देखोगे ये जो आपका पूरे इंस्टीट्यूशंस बने थे आईएमएफ वर्ल्ड बैंक वगैरह, इसमें यूएस का इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा था। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे तो यूएस डॉलर में ही चीजों को फिक्स कर दिया गया, ठीक है। डन। नाउ अगर आप देखोगे इसके बाद क्या हुआ, जब रिकवरी का टाइम आया तो जो वर्ल्ड ट्रेड है यहाँ पे 8% से ग्रो करती है 1950-70 के बीच में, और लोगों का जो इनकम है 5% से ग्रो कर रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का जो रेट है वो भी काफी कम था, 5% से भी कम था, ठीक है। तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे करके जो आपके कंट्रीज जो इंपैक्ट हुए थे वर्ल्ड वॉर से, उनकी इकोनॉमी यहाँ पे स्टेबल होनी स्टार्ट हो गई। डन। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे एशिया एंड अफ्रीका के अंदर जो इंडिपेंडेंट नेशंस बने, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी भी इनके ऊपर जो बड़े बड़े पावर्स है ना, इनका इंफ्लुएंस है। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो आपके नए नए नेशंस थे, डेवलपिंग कंट्रीज थे, है ना, उनके अंदर एक होड़ लगी कि हमको भी डेवलप्ड कंट्रीज जितना एडवांस बनना है, हमको भी नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए। अब नई टेक्नोलॉजी कहां से आएगी, इसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो ये लोग क्या करते थे, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के पास गए पैसा मांगने के लिए। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के पास जब कभी भी आप पैसा मांगने जाओगे तो देश से कहता है कि आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज करिए, और ऐसी पॉलिसीज चेंज करवाता है जिससे डेवलप्ड कंट्रीज को एकदम सीधा रास्ता मिल जाता है उन छोटे कंट्रीज के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का, ठीक है। तो इसी बात से जितने भी कंट्रीज आपके बहुत ज्यादा दुखी हैं, और बाद में तो इनफैक्ट आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ने एकदम देना ही बंद कर दिया पैसा वगैरह, गाइडेंस वगैरह, और कहा कि भैया वेस्टर्न बैंक से लीजिए। वेस्टर्न बैंक मतलब जो डेवलप कंट्रीज के बैंक से आप उनसे जाके पैसा लीजिए, उनका रेट्स ऑफ इंटरेस्ट हाई है। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि ऐसे जो कंट्रीज हैं जो इस चक्कर में पड़ गए थे वो बहुत गरीब और आज भी काफी गरीब हैं, ठीक है। चलिए तो अगर आप देखोगे तो जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनके बीच में ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई कि यार हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक ग्रुप बनाया जिसको आप G77 कहते हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट ये कह रहे थे कि हमको एक एनआईओ चाहिए। एनआईओ का मतलब होता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, है ना। तो ये कह रहे थे कि भाई जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे हमारा अधिकार होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जो हमारा रॉ मटेरियल उसका बेहतर प्राइस मिलना चाहिए, साथ ही साथ जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनको डेवलप्ड कंट्रीज की मार्केट में भी बेचा जाना चाहिए। बिकॉज ये डेवलप्ड कंट्रीज क्या करते थे, डेवलपिंग कंट्रीज के सामान को अपनी मार्केट में बिकने नहीं देते थे और अपना सामान इनकी मार्केट में बेचते थे। तो गलत है भाई, ठीक है। तो इन्होंने कहा यार ये चीज सही नहीं है और हमको ये डिमांड सही है, ठीक है। डन। नाउ अब अगर आप देखोगे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनको एस्टैब्लिश किया गया था 1950-60s के अंदर, ठीक है। ये जो मल्टीनेशनल का मतलब होता है जब एक कंपनी अलग अलग देशों के अंदर ऑपरेट करती है, ठीक है। तो अगर अभी आप देखोगे 1960 से क्या हुआ कि यूएस जो है ना बहुत सारे फालतू की चीजों में इन्वॉल्व है ना, कहीं इधर लड़ाई में इन्वॉल्व है, कहीं उधर लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व है। तो जबरदस्ती कई कई जगह जो है यूएस इन्वॉल्व है, जिससे क्या हो रहा है कि इसका इकोनॉमी काफी हैम्पर हो रहा है। और साथ ही साथ आप कह सकते हो बेटा जो यूएस डॉलर का जो वैल्यू है ना अभी वो भी उतना स्ट्रॉन्ग रहा नहीं। तो एज अ रिजल्ट यूएस डॉलर का जो कॉन्फिडेंस है ना, यूएस डॉलर का जो पकड़ थी मार्केट के अंदर वो काफी वीक हो जाती है। तो जब इसकी पकड़ वीक हो जाती है तो एज अ रिजल्ट जो पहले फिक्स एक्सचेंज रेट का सिस्टम था वो भी यहां पे टूट जाता है, ठीक है। और इसको रिप्लेस करता है आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यानी मार्केट के डायनेमिक्स के हिसाब से, मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से आपकी करेंसी का रेट चढ़ता बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इनफैक्ट आज भी देखोगे तो आप देखोगे तो हर 2-3 दिन में इंडियन रुपीज और यूएस डॉलर का जो वैल्यू चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे बच्चे तो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड जो है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो स्टार्टिंग फेज था आपका, जितना भी रिकवरी का स्टार्टिंग तो अच्छा रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है ना, कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो इनके साथ बिल्कुल कुछ वैसा ही हो गया। इनफैक्ट आप देखोगे 1970 के टाइम से जो है धीरे धीरे इकोनॉमीज जो है जितने भी वर्ल्ड के अलग अलग देश हैं उनकी थोड़ी सी इकोनॉमी गड़बड़ाने लगी। इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का रेट जो था वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। लेट 1970 से एक चीज और है कि एमएनसी भी ऐसे इलाके ढूंढनी पड़ी जहां पे सस्ते में इनका प्रोडक्शन हो जाए, और ये कहां मिलेगा आपको, अफ्रीका और एशियन कंट्रीज में, ठीक है। तो एमएनसीज का फोकस जो है
धीरे धीरे यूरोप से शिफ्ट होकर कहां चला गया अभी, एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप चाइना देखोगे तो चाइना एक बहुत जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग हब बना, और चाइना जब अपने आइसोलेशन से बाहर आया तो चाइना की जो सरकार थी उसने इस तरीके की पॉलिसीज निकाली कि भाई जो फॉरेन कंपनीज है वहां पे अट्रैक्ट हो, आके पैसा लगाए, इन्वेस्टमेंट करें, और इससे क्या होगा, दोनों को फायदा होगा, यानी फॉरेन कंपनी सस्ते में सामान बना सकती है और चाइना की इकोनॉमी भी यहां पे ग्रो करेगी। तो आप देख सकते हो पिछले कुछ सालों में जो है ये बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपना रुख कहां कर लिया, इंडिया की तरफ, चाइना की तरफ, आप और भी ऐसे छोटी छोटी कंट्रीज है, वियतनाम वगैरह चले आइए, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी आपकी पहली जो बड़ी बड़ी कंपनीज है पहले यूरोप की तरफ ज्यादा रहती थी, अभी इन्होंने अपना प्रोडक्शन शिफ्ट कर लिया एशियन, अफ्रीकन, चाइनीज वाले इलाकों में, ठीक है। डन, चलिए। तो इसी के साथ यहां पे खत्म होता है आपका टॉपिक, दैट इज हमारा प्यारा सा छोटा सा माइंड मैप ऑफ द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। उम्मीद है इतने कम समय में मैंने ट्राई किया है 40-42 मिनट के अंदर कि आपको पूरा चैप्टर बढ़िया से रिकॉल करा पाऊं। बढ़िया से देखना, मस्त देखना, इसको 2x पे करके मत देखना, जितना स्पीड है नॉर्मली देखना, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।